कल हमने अरस्तु के आदर्श राज्य की 3 विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम उससे आगे की अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो अरस्तु के आदर्श राज्य की 4th विशेषता है जनसंख्या। अरस्तु ने प्लेटो की तरह राज्य की जनसंख्या निश्चित नहीं की है, जैसे कि प्लेटो का कहना था कि आदर्श राज्य की उप आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई निश्चित डिजिट अरस्तु ने नहीं दी है, लेकिन उसका कहना है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कम होगी तो जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनता कम पड़ जाएगी। तो इसलिए जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि नागरिक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हों और राज्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संख्या पर्याप्त। इस प्रकार अरस्तु ने ना तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या का समर्थन किया है, ना बहुत कम जनसंख्या का समर्थन किया। उसका कहना है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या लिमिट में होनी चाहिए ताकि आवश्यकताएं राज्य की पूरी हो सके। इसके बाद राज्य के प्रदेश के बारे में चर्चा की है। प्रदेश के बारे में भी अरस्तु का यही तर्क है कि प्रदेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि उस पर इतना प्रोडक्शन हो सके कि जनता की आवश्यकताएं पूरी हो सके, यानी उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनता आत्मनिर्भर रूप से अपना जीवन यापन कर सके। इतना क्षेत्र राज्य का होना चाहिए। राज्य का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उसको देखा जा सके, क्योंकि जिस क्षेत्र को आसानी से देखा जा सकता है उसकी रक्षा करना भी आसान हो सकता है। राज्य का प्रदेश ऐसा होना चाहिए जहां जल और थल दोनों से पहुंचा जा सके, क्योंकि जल थल मार्ग से जुड़े होने पर ही उसका एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकास किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य का प्रदेश ऊंचाई पर होना चाहिए, जिसमें शत्रुओं का प्रवेश करना तो मुश्किल हो लेकिन रक्षा करना आसान। प्रदेश के बाद अरस्तु ने आदर्श राज्य के नागरिकों के चरित्र की चर्चा की है। उसका कहना है आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र यूनानियों के समान होना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अरस्तु एक यूनानी विचारक था। तो अरस्तु का कहना है कि आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र यूनानियों के समान होना चाहिए, क्योंकि यूनानी लोगों में उत्साह और साहस ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा एशियाई जाति के लोगों की बुद्धिमत्ता का भी उनमें समावेश होना चाहिए। तो उत्साह, साहस और बुद्धिमत्ता के मेल से ही आदर्श राज्य के नागरिकों के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद शिक्षा की बात की है। अरस्तु का कहना है कि आदर्श राज्य में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी आदर्श राज्य में शिक्षा पर बल दिया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही नागरिकों के चरित्र का निर्माण संभव है। इसलिए शिक्षा की समस्त व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। अनिवार्य एक ही प्रकार की और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए। फिर राज्य की बसावट के बारे में, यानी राज्य की स्थिति के बारे में अरस्तु ने चर्चा की है। अरस्तु का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सुविधा और सैनिक आवश्यकता, इन 3 बातों को ध्यान में रखकर राज्य की बसावट की जानी चाहिए। राज्य के सारे क्षेत्र को 2 भागों में बांट देना चाहिए। एक तो प्रमुख बस्ती और दूसरा बस्ती के चारों तरफ का स्थान। बस्ती में व्यायाम घर, पाठशाला, नागरिकों के रहने के निवास स्थान, पार्क, बाजार, बंदरगाह, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो आसपास का स्थान होगा उसका प्रयोग खेती बाड़ी और सैनिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसके बाद अरस्तु ने राज्य के विभिन्न वर्गों की चर्चा की है। अरस्तु का कहना है कि आदर्श राज्य के नागरिकों की 6 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, कला कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा और सार्वजनिक हित का निर्धारण।
इन 6 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में नागरिकों के 6 वर्ग होने चाहिए। कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, पुरोहित, सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले निर्णायक। तो कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, 4 ये हो गए। इसके अलावा सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले और पुरोहित। अरस्तु कृषक, शिल्पी और व्यापारी इन तीनों को नागरिकता प्रदान नहीं करता। ये राज्य में रहेंगे, राज्य के लिए काम करेंगे, लेकिन ये राज्य के नागरिक नहीं होंगे। मैंने आपको नागरिकता सिद्धांत में बताया है। इसके अलावा हर व्यक्ति अपनी एज के हिसाब से युवावस्था में सैनिक का कार्य करेगा, प्रौढ़ावस्था में सार्वजनिक हित का निर्धारण मीन्स शासन संबंधी कार्य करेगा, वृद्धावस्था में पूजा पाठ का या पुरोहित का कार्य करेगा। तो आप देखिए, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति को एक काम सौंपा है और पूरे जीवन भर उसको वही काम करना है, जबकि अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में नागरिकों को एज के हिसाब से अलग अलग कार्य सौंपे हैं कि युवावस्था में सैनिक, प्रौढ़ावस्था में शासन और वृद्धावस्था में वो पूजा पाठ का काम करेगा। इसके बाद अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में अर्थव्यवस्था की चर्चा की है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में संपत्ति के साम्यवाद की कोई व्यवस्था नहीं की है। उसका कहना है कि संपत्ति वितरण के 3 विकल्प हो सकते हैं। फर्स्ट है उसमें भू संपत्ति व्यक्तिगत हो लेकिन उपभोग सामूहिक हो। सेकंड, संपत्ति सामूहिक हो, उपभोग व्यक्तिगत हो। और थर्ड है संपत्ति भी सामूहिक हो और उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु इसमें से फर्स्ट विकल्प के पक्ष में है। उसका कहना है कि सारी संपत्ति को, भूमिगत संपत्ति को 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, 2 हिस्सों में। एक तो व्यक्तिगत होगी, दूसरा राज्य की होगी। जो भूमि का व्यक्तिगत टुकड़ा होगा उस पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वामित्व होगा। वह स्वयं दासों की सहायता से प्रोडक्शन वर्क करेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा उसका उपभोग वह अकेले नहीं करेगा, सारे समाज के द्वारा उसका उपभोग किया जाएगा। तो अरस्तु का कहना है कि ये विकल्प सबसे अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति से लगाव होता है, तो जब उसके पास निजी संपत्ति होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, लेकिन उपभोग सामूहिक होने के कारण उसके उत्पादन का फायदा सारे समाज को मिल सकेगा। लास्ट विशेषता है अरस्तु के आदर्श राज्य की, इसमें स्त्रियों के साम्यवाद की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में संपत्ति के साम्यवाद या परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था की थी, अरस्तु के आदर्श राज्य में संपत्ति के साम्यवाद की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही परिवार के साम्यवाद की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना परिवार होगा और वह अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा। कुल मिलाकर अरस्तु के आदर्श राज्य की इस अवधारणा में प्रत्येक नागरिकों के हितों और इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के लिए कार्य करता हुआ भी अपने निजी कल्याण को, अपने निजी व्यक्तित्व के विकास को भी संभव कर सकता है। धन्यवाद।